हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आपके 3 मंथ्स का प्लान होने वाला है फिजिक्स का कि आप फिजिक्स में 90-95 के टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो सीरियसली देखोगे एंड चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप 95 प्लस भी जा सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर। हम इस वीडियो में सिलेबस की स्ट्रेटेजी, आपका वीकली रूटीन, डेली रूटीन, फिर आपके बुक्स रिकमेंडेशन, आपके सोर्सेज कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो माय नेम जब शेख दुबे एंड बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला पार्ट है, हम सिलेबस वाइज स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सिलेबस क्या है? हमारी क्लास 12th बोर्ड का सिलेबस। देखो, आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। मतलब ये सारे चैप्टर्स मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसे? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एक चैप्टर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों का अगर मिलाए तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैट जो नाम की जो यूनिट है, आपकी यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट, वो कंप्लीट यूनिट है। उसके बाद आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है एक यूनिट। तो ये 2 यूनिट है आपके 3 चैप्टर। ठीक। फिर आपका मैग्नेटिज्म है, पूरा एक मैग्नेटिज्म पूरी यूनिट है जिसके अंदर आपके मूविंग चार्जेस नाम का एक चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें आपको पैरा, डाया, फेरो, ये सब चीजें हैं आपकी। इसके अलावा भी काफी चीजें हैं, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा एनसीईआरटी में। उसके बाद आपकी ईएमआई और एसी, ये 2 चैप्टर हैं, ये एक अलग से यूनिट है आपकी ईएमआई और एसी। उसके बाद आपका ईएम वेव्स, काफी छोटा चैप्टर है, अगर इसको फिनिश करने जाए तो 1 दिन 1.5 दिन से ज्यादा टाइम ये नहीं लेगा आपके बोर्ड के लिए। उसके बाद जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड के लिए, वो आपकी रे ऑप्टिक्स। उसके बाद आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड जो आपकी वेव ऑप्टिक्स। मतलब इन दोनों को चैप्टर्स को अगर कंबाइन करें तो इसको कंबाइन करके ऑप्टिक्स यूनिट पूरी है आपकी। मतलब रे ऑप्टिक्स अलग है, वेव ऑप्टिक्स अलग है, इन दोनों कंबाइन करके ऑप्टिक्स यूनिट। उसके बाद आपका ड्यूअल नेचर स्टार्ट होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मतलब कि लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर। फिर आपको मैटर वेव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर जाए तो आपको बस बेसिक 2 चीजें पढ़नी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आपको डी ब्रॉगली रिलेशन, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv की उसकी डेरिवेशन होगी, उस पर क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद एटम, न्यूक्लियर, ये आपका क्वांटम में आता है। ये तीनों चैप्टर आपके क्वांटम में है। फिर आपका सेमीकंडक्टर बहुत इजी चैप्टर है एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काफी इजी चैप्टर है। तो मतलब ये मोटा मोटा जो हमारा सिलेबस है बोर्ड का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसका ओवरव्यू था। अब इसमें आपके कुछ चैप्टर्स ब्लू मार्कर से लिखे हैं एंड कुछ चैप्टर आपके ब्लैक मार्कर से लिखे हैं। इसका एक रीजन है। जो चैप्टर आपके ब्लू मार्कर से लिखे हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया, यहाँ पे ईएमआई, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएम वेव्स, इधर आपका रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपको कुछ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह आपके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आपके ये दोनों चैप्टर एंड ये लास्ट के 2 चैप्टर। ये चैप्टर ब्लू से इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये आपके काफी छोटे चैप्टर हैं। आप इनको अगर सीरियसली बोर्ड लेवल तक की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको 2 दिन 2.5 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जबकि आपके जो ब्लैक मार्कर से चैप्टर्स लिखे हैं, जैसे मैग्नेटिज्म की ये दोनों चैप्टर, आपका रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इनको आपको 3 से 4 दिन, मतलब मैक्स टू मैक्स आपके 5 दिन खत्म हो जाएगा। मतलब 5 दिन का टाइम लगेगा इसमें। एंड ये चैप्टर आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये जो ब्लैक मार्कर से लिखा है ये आपके इंपॉर्टेंट है एंड इनमें डिटेल ज्यादा है, इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा इन चैप्टर्स को। एंड ये चैप्टर्स आप अगर ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे, सुपरफिशियल लेवल से, तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो, अगर वेटेज की बात करें कि हमारा एग्जाम में वेटेज कितना है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला के, ये तीनों चैप्टर मिला के आपका 15 मार्क्स का वेटेज है इनका, इन 3 चैप्टर्स का। मतलब ऑन एन एवरेज देखें तो 5 मार्क्स ईच चैप्टर, मतलब 5 मार्क्स का हर चैप्टर, 15 मार्क्स इन 3 चैप्टर के। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 से लेके आपका चैप्टर नंबर 10 तक आपके 35 मार्क्स हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक आपके 35 मार्क्स हैं। अब इसके अंदर भी डिवीजन है एक। आप चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 7, इन चारों को देखो तो ये आपके 17 मार्क्स के हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स ईच चैप्टर। ये चैप्टर आपका 2 या 3 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बचे जो आपके 18 मार्क्स, मतलब ये चैप्टर एंड ये चैप्टर, ये आपके लगभग 15 से लेके 18 मार्क्स तक के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। मतलब ये आपका 7-8 मार्क्स का ये आएगा एंड 7-8 मार्क्स का आपकी वेव ऑप्टिक्स आएगी। एवरेज निकालें तो रे ऑप्टिक्स ज्यादा ही आती है आपकी, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, कोई डेरिवेशन आगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी। अब आपकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक चीज आप ध्यान रखना कि आपकी जो मेन फिजिक्स है, क्लास 12th फिजिक्स की बात करें तो आपकी मेन फिजिक्स 4 से लेके चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक है। आप अगर एग्जाम टाइम में अपना पेपर बिगाड़ोगे या फिर अपना एग्जाम मतलब खराब करोगे तो वो सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स की वजह से, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ये जो 7 चैप्टर्स हैं ये आपकी पूरी फिजिक्स आप एक तरीके से मान सकते हो। अगर मेरे से कोई पूछे कि हमें डिस्टिंक्शन मतलब 75 स्कोर करना है फिजिक्स में एंड उसके पास 1-1.5 महीने का टाइम है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, तो मैं बोलूँगा 4 से लेकर 10 तक पहले चैप्टर फिनिश करो, आपके 35 मार्क्स हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे क्वांटम पढ़ लो। क्वांटम ये कितने मार्क्स के हैं, ये 3 चैप्टर, अगर ये वाला एंड ये वाला, ये 3 चैप्टर आपके 12 मार्क्स के हैं टोटल, एंड ये आपके बाकी के 7 मार्क्स। तो ये आपका डिवीजन है। तो आप अगर ये 7 चैप्टर करते हो एंड आप अगर ये 3 चैप्टर करते हो तो ये आपके 47 मार्क्स होते हैं। एंड अगर आप प्रैक्टिकल में ले आते हो 29-30 मार्क्स तो आपके 76-77 मतलब 75 प्लस मार्क्स बन गए। बट अभी हमारे पास टाइम है, हमें 95 का टारगेट लेके चलना है। जो आपके 95 की अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपके पास अभी टाइम है। आपके पास अक्टूबर से लेके आपका जो एग्जाम होता है वो कब तक होता है, आपका एग्जाम अगर देख के चले तो आपका 4 to 5 मार्च के अराउंड एग्जाम होता है। आपकी मार्च के फर्स्ट वीक में आपका फिजिक्स का एग्जाम होता है। अगर मैं ये मान के चलूँ कि आप ये 6 अक्टूबर को ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप अगर प्रॉपरली कैलकुलेट करो तो आपके पास 5 महीने का टाइम है। बट नो, हम अभी 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर दोबारा री रिविजन, वो सब चीजें करेंगे। बट फॉर नाउ हम ये डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको अब स्टार्ट कहाँ से करना है। हमने सिलेबस का ओवरव्यू ले लिया कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, कौन चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ब्लैक से लिखा है वो आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एंड जो ब्लू से लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो कम इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस भी दोगे तो चलेगा। बट अब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको एक चैप्टर से इनिशियल पॉइंट आपको कुछ होना चाहिए। आपको मैं बोलूंगा कि चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करना है। आपको चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करना है। इसके दो रीजन है आपके, अगर बेसिकली देखा जाए तो। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि जहां पे सेशन स्टार्ट होता है आपका क्लास 12 का सेशन, आपका जनरली देखा जाए तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। इस कोविड में आपका थोड़ा भले लेट हुआ हो, बट यस, आपका जनरली अप्रैल में से सेशन स्टार्ट हो जाता है। जिस शिद्दत से बच्चा इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करता है, मतलब जितने सीरियसली वो इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करता है उतना सीरियसली बाकी सिलेबस कंप्लीट नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैट में वो बच्चे का माइंड फ्रेश रहता है, सेशन की नई नई स्टार्टिंग रहती है, फ्रेश स्टार्ट होती है, तो वो ये दोनों चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करता है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इसमें आपने सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई होती हैं आपकी 10th क्लास 11th क्लास में, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है इसमें। प्लस थोड़ा एड ऑन हो जाता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, आपका मीटर ब्रिज, फिर आपका पोटेंशियोमीटर, ये सब चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। बट उसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, उसमें आपको डायग्राम पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत थ्योरी, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, 4-5 आपने क्वेश्चन लगा रखे हैं। तो यस, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी भी उतना टाइम टेकिंग नहीं है। आपकी जो मेन गड़बड़ होगी एग्जाम टाइम में वो आपके चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 10 तक होगी। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेन गड़बड़ आपकी इन 7 चैप्टर्स में होगी। तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करो बस। बट यस, आपको चैप्टर नंबर 4 के लिए थोड़ी बहुत पीछे की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको कूलम्स लॉ पता होना चाहिए, डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मतलब इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आपको बस थोड़ा थोड़ा पता है कि ये सब चीजें होती क्या, उससे काम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 से स्टार्टिंग करो। आप चैप्टर नंबर 4 से स्टार्टिंग करिए, आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ लिया, फिर चैप्टर नंबर 5 पढ़ा, फिर 6, 7, 8, 9, 10। आपको 8th चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। ये 2-3 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी है। इसको अब ऐसे भी नहीं करना कि इसको आप छोड़ के चले गए एग्जाम में। क्या क्या होता है, कई बार बच्चों के 87, 88 पे मार्क्स आके रुक जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमने अगर ये वाला चैप्टर कर लिया होता तो हमारे 90 प्लस मार्क्स आ जाते। तो ये केस नहीं होना चाहिए आपके साथ। आपको 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बट ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको यूवी रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, इन सब की आपको फ्रीक्वेंसी रेंज की, इतने से इतने के बीच में इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। फिर आपको वेवलेंथ की रेंज की, मतलब इतने इस रेंज से लेके उस रेंज तक इनकी वेवलेंथ होती है, एंड उनके आपके यूजेस की, मतलब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज में उसका यूज होता है, एक ये टेबल इस चैप्टर में है। एंड उसके अलावा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का, मैक्सवेल थ्योरी है डिस्प्लेसमेंट करंट की, वो है आपका। तो वो भी बहुत रेयरली आती है, बट यस आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये काफी छोटा चैप्टर, आपका 2 दिन अगर इसको आप टाइम दोगे बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग, तो यस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब कितना कितना टाइम देना है, आपने चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करना है एंड चैप्टर नंबर 10 तक खत्म करना है। पहले 4 से 10 तक आपके 35 मार्क्स है, आपका 50% सिलेबस, यही मान लो आप। 4 से 10 तक आपका एक बार खत्म हुआ। आप देखो कितना टाइम देना है, आप इसको 45 to 50 डेज दोगे, 45 to 50 डेज। अगर हम 50 डेज लेके चले एंड आपके 7 चैप्टर है, तो अगर ऑन एन एवरेज देखें तो पर वीक 1 चैप्टर, आपको हर हफ्ते में एक चैप्टर खत्म करना है। फर्स्ट वीक इसको दिया, सेकंड वीक इसको, थर्ड, फोर्थ,
इस चैप्टर को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, ये टाइम आप उठा के आप रे ऑप्टिक्स को दे सकते हो, क्योंकि रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि साइन कन्वेंशन कैसे लेनी है, कौन सी प्लस यू कब लेना है, माइनस यू कब लेना है, प्लस वी माइनस वी कब लेना है, वो सब चीज़ें। तो आप रे ऑप्टिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, मतलब 10 दिन 11 दिन का टाइम आप इसको दे सकते हो, बाकी बचा टाइम आपका वेव ऑप्टिक्स का। तो इन शॉर्ट आपको 50 डेज करीब 50 डेज इन चैप्टर्स को देने हैं। 50 डेज मीन्स आपका मतलब 1.5 to 2 मंथ्स, इतना टाइम आपको 35 मार्क्स को देना है। मतलब ये जो 4 से लेकर 10 तक है, इतना टाइम आप इनको सीरियसली दो। आगे डिस्कस करेंगे कि हम आपको पढ़ना कहाँ से है, कौन सी बुक से पढ़ना है, वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितना टाइम देना है आपको। 4 से लेकर 10 चैप्टर तक आपने इतना टाइम दिया, मतलब 1.5 से 2 महीने दिए, 50 डेज आप एवरेज लेके चलो। इस तरह आपने 35 मार्क्स कवर कर लिए। 35 मार्क्स कितने दिन में? 50 डेज में कवर कर लिया आपने। इन शॉर्ट मतलब डायरेक्टली बोलें तो 2 महीने में आपने 35 मार्क्स का सिलेबस मीन्स 50% सिलेबस बोर्ड के अकॉर्डिंग कवर हो गया। इतना कवर होने के बाद आपको ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपने हो सकता है कि ये एक बार पढ़ रखा हो अच्छे से एंड एक बार आपने रिवीजन कर भी रखा हो आपके एग्जाम वगैरह के लिए, बट आपको इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसको थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देनी है एंड इस चैप्टर को भी थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देनी है। कम इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपने बीच में से टॉपिक स्किप कर दिए, जो टॉपिक्स हैं उसको सीरियसली पढ़ना है, बट यस इतना ज़्यादा टाइम मत दे देना कि आपका ये जो सेकंड चैप्टर है ये आपका बिगड़ जाए। आपको कम से कम 15 से 20 दिन इन टॉपिक्स को देना है, 15 से 20 दिन इन 3 चैप्टर्स को देना है, 15 से 20 दिन देना है, जिसमें से आप लगभग 8 दिन 10 दिन इस सेकंड चैप्टर को दोगे, 8 दिन 10 दिन इस चैप्टर को दोगे। इसमें आपकी काफ़ी डिटेल है, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना पड़ेगा, कब कौन सा साइन लेना होता है, चार्ज कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, वो आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो आपको इस चैप्टर को 8 से 10 दिन देने हैं। उसके अलावा जो आपके 6-7 दिन बचेंगे इसको देने हैं एंड इसको देने हैं, मतलब 3 दिन इसे 3 दिन इसे आप ऐसे करके कर सकते हो। तो आपका 50 डेज मतलब 2 महीने एंड यहाँ पे आपका लगभग हाफ मंथ मतलब 2.5 महीने का ये टाइम हो गया आपका। अब ड्यूल नेचर या आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका है। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। उसके अलावा आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैटर वेव क्या होती है, वो सब चीज़ें हैं। मतलब 2-3 टॉपिक हैं, इसमें आपके खत्म हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो आपको मैक्स टू मैक्स 3 दिन इसे देने हैं एंड उसके बाद आपको एटम एंड न्यूक्लियाई, इतना भारी चैप्टर नहीं है, हल्का चैप्टर, मतलब आपको बस इंट्रोडक्शन मिलेगा। मतलब अगर आप पढ़ने जाओगे, अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी टफ चीज़ें हैं, बट आपके बोर्ड लेवल के लिए काफ़ी ईजी है, सुपरफिशियल लेवल पे है काफ़ी चीज़ें। आपको एटम्स ईजी लगेगा, आपको न्यूक्लियाई थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि ये 11th क्लास से रिलेटेड थोड़ा सा नहीं है। आपका एटम्स जो चैप्टर है, जैसे इसमें बोर्स मॉडल आएगा, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आएगा, वो सब चीज़ें आपने पढ़ रखे हैं, थोड़ी बहुत आपको इंट्रोडक्शन मिला हुआ है क्लास 11th में। तो ये 2 चैप्टर आपके हो जाएंगे इजीली। इसको भी आप 1 हफ्ता दे सकते हो, मतलब 1 वीक का टाइम आप इसे दे सकते हो। तो हमारे पास देखो इसको मिला के ये 3 चैप्टर एंड ये 7 चैप्टर मिला के आपके 7 एंड 3 चैप्टर, मतलब आपके 10 चैप्टर कितने दिन में कवर हो रहे हैं? आपके 2.5 मंथ्स में ये कवर हो रहे हैं। आपने 1 हफ्ता इन दोनों चैप्टर्स को दे दिया एंड 2-3 दिन इसे दे दिया। मान लो कि आपने 1.5 वीक इसे दे दिया। अब सेमीकंडक्टर बचा आपका एंड आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बचे। सेमीकंडक्टर में क्या है? सेमीकंडक्टर में पहले आपको कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस, फिर आपका कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद फिर आप कुछ डायग्राम्स, ग्राफ बनाने को आएंगे। काफ़ी हल्की चीज़ें, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के वो चीज़ें हो जाएंगी। इसके लिए आपको मेरे अकॉर्डिंग जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है बोर्ड के लिए, आपके 5 to 6 डेज इनफ हैं। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपके ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, इनके सर्किट डायग्राम, थोड़ी बहुत थ्योरी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके लॉजिक गेट्स थे सिलेबस में, वो काफ़ी इजी हैं, बट अब सिलेबस से निकाल दिए गए हैं तो उसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर एंड 1-2 सर्किट डायग्राम और हैं, उसके आपको डायग्राम पता हो, डायग्राम नंबर 1 चीज़। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत थ्योरी पता हो, 4-5 बार आप लिख के देखोगे एंड आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें अब ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। हमें 4th चैप्टर से स्टार्ट करना है। हर चैप्टर को 1 वीक देना है, मतलब लगभग 1 वीक देना है। इसको आपको 2-3 दिन देना है। यहाँ पे जो आपका टाइम बचेगा 3 to 4 डेज का, उसको आप रे ऑप्टिक्स को दे सकते हो। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, आपका वेव ऑप्टिक्स तक एक बार खत्म हो गया। उसके बाद
ये स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रिक चार्जेस आपने रिवाइज कर लिए। रिवाइज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चैप्टर बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इस सेशन की स्टार्टिंग में। आपने नोटिस भी किया होगा, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जितने अच्छे से आता है, आपको पूरा सिलेबस उतने अच्छे से नहीं आएगा। उसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, काफ़ी ईजी है। आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पिछली क्लासेस में भी है अपने 11th 10th में। एंड आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर आपका जो पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज, इन सब की नॉलेज आपको मिलेगी। तो उसके लिए आपको 3 से 4 दिन इनफ है इसके लिए भी। उसके बाद आपका ये ड्यूल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई आपके लिए न्यू हो सकता है बट एटम आपके लिए न्यू नहीं है। इसमें रदरफोर्ड का मॉडल आएगा, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल आएगा। ड्यूल नेचर में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है, मतलब कि मैटर वेव एंड फिर उसको वेवलेंथ कैसे निकालते हैं वो चीज़। तो काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें हैं इन 2 चैप्टर में। थर्ड चैप्टर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपको बस वही कंडक्शन बैंड ये होता है, वैलेंस बैंड ये होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया तो होल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, या फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसकी वो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब आपने केमिस्ट्री में भी हो सकता है आपको इंट्रोडक्शन मिला हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपका ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर हैं। सर्किट डायग्राम एंड थ्योरी क्लियर होनी चाहिए आपको, 4-5 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आपकी कवर हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमने पूरा एक ओवरव्यू तो ले लिया कि हमको इतना टाइम इसको देना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतने मार्क्स का ये है। अब चलते हैं कि हम कितने कैसे पढ़ाई करनी है, हमें रोज कैसे पढ़ना है, वीकली। पहले हम वीकली वो देख लेते हैं कि वीकली टारगेट क्या होना चाहिए। हमने ये तो देख लिया कि हमें किस चैप्टर को, किस यूनिट को कितना टाइम देना है। हम वीकली टारगेट की बात कर लेते हैं। अब वीकली टारगेट मतलब आपके 7 दिन में आपको कितनी चीज़ें कवर करनी है। जो भी, अगर मैंने जैसे कि यहाँ पे हमने मूविंग चार्जेस चैप्टर की बात करी, तो उसको हमने एवरेज देखा था कि आपको 7 दिन में पढ़ना है। तो अब आपको इस 7 डेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में कैसे, आप एक 4 डेज का टाइम होगा एंड एक आपका 3 डेज का टाइम होगा। इन 2 टाइम पीरियड में आपने डिवाइड किया, मतलब एक वीक है आपका 7 डेज का, उसको आपने 2 चीज़ों में डिवाइड किया, मतलब 4 डेज एंड 3 डेज। 4 डेज में आपको इसकी स्टडी करनी है, मतलब कि आपको जस्ट ऐसे पढ़ना है कि आपने पहले नहीं पढ़ रखा है। भले ही आपने पढ़ भी रखा है, आपको इन डिटेल चीज़ें पढ़नी है। मूविंग चार्जेस मतलब कि बायोट-सैवर्ट लॉ आपको पढ़ना है पूरा प्रॉपरली। उसके बाद फिर उसकी कुछ डेरिवेशंस, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली करने हैं। बाकी बचे 3 दिन में क्या करना है, आपको रिविजन करना है। बाकी बचे 3 दिन में आपको रिविजन करना है। पढ़ना इस तरीके से है कि आपने पहले नहीं पढ़ रखा, इन डिटेल पढ़ना है। 4 दिन आपके लिए बहुत है उस चैप्टर के लिए। मूविंग चार्जेस की बात कर रहा हूँ या फिर किसी भी चैप्टर की बात कर लो आप, 4 से 5 दिन इनफ है। रे ऑप्टिक्स को हमने ज़्यादा टाइम दिया है, 10 से 11 दिन दिए हैं, तो ऑब्वियसली उसको हम थोड़ा लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं। मतलब उसको 6-7 दिन तक पढ़ेंगे, फिर 1-2 दिन तक हम रिवाइज करेंगे, तो उतना इनफ है रे ऑप्टिक्स के लिए। ऑन एन एवरेज 7 डेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 डेज 3 डेज। 4 दिन में आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। बट 4 दिन आपने पढ़ाई करी, मेक श्योर कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, दूसरों के नोट्स पे डिपेंड मत रहो। जैसे मैथ्स में मैं भी नोट्स देता हूँ, बट मैं बोलता हूँ कि आप खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि आपने ये पर्टिकुलर लाइन क्यों लिखी थी। वो चीज़ आपके ज़्यादा समझ में आएगी, आपके हैंड की प्रैक्टिस होती जाएगी, आपके हाथ की प्रैक्टिस होगी, आप उसको बार बार लिखोगे। तो नोट्स आपने खुद बनाने हैं अपने आप। एंड नोट्स बनाते टाइम ध्यान देना है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है उसका ध्यान देना है। क्या होता है कि आपने इस टाइम पे तो नोट्स आपने जल्दी जल्दी में बना लिए फिनिश करने के लिए कि हाँ मेरी हैंड राइटिंग में नोट्स बन गए, बट यहाँ पे आपने हैंड राइटिंग कर ली बेकार, आपने यहाँ पे अच्छी हैंड राइटिंग नहीं फॉलो करी। अब आप आए रिवीजन करने, आपने देखा कि यार इस हैंड राइटिंग में लिखा है, मेरा मन नहीं, आपको देख के ही मन नहीं करेगा कि यार इस हैंड राइटिंग में लिखा है, मैं रिवाइज कैसे करूँगा। तो आपको रिवीजन ध्यान रखते हो कि आप रिवीजन अच्छे से कर पाओ, आपको चीज़ें समझ में आए, उस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं पढ़ते टाइम ही। फिर से बता रहा हूँ, आपको अच्छी हैंड राइटिंग फॉलो करनी है, स्टडी आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे अभी। तो इन शॉर्ट आपको 7 डेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 दिन आपको पढ़ना है सिलेबस, फिर 3 दिन रिविजन। अब पढ़ना कैसे है, मतलब सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो आपके स्कूल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपकी कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बट उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्कूल का अटेंड करें या कोचिंग का अटेंड करें, सेल्फ स्टडी करें। अब बात करें आपकी एनसीईआरटी बुक की। एनसीईआरटी सब बोलते हैं कि आपकी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। यस, सीरियसली काफ़ी अच्छी बुक है। अगर कोई सीरियसली कोई बंदा उसको पढ़े, रीड करे अच्छे से, तो उसको सब चीज़ें समझ में आएंगी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अगर 1 लाख बच्चे हैं, अगर 1 लाख बच्चे हैं अगर इंडिया में, तो
एनसीईआरटी पढ़ेंगे सारे तो 1 लाख के 1 लाख को समझ में आ जाएगा, उनको किसी एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी आपकी इंपॉर्टेंट बुक है, इसके ऊपर भी आएंगे, बट सोर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको यूट्यूब, आपके यूट्यूब अब एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। आपको यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब पे आपने जैसे मूविंग चार्जेस चैप्टर पढ़ना है, आपने यूट्यूब सर्च में डाला मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 10 से 15 लेक्चर्स की। उनको अटेंड करो अच्छे से। उनको अटेंड करने के बाद एक बार आपने यूट्यूब पे पढ़ा, साथ साथ आपको पढ़ते टाइम ही नोट्स बनाने हैं। क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। आपने यूट्यूब पे लेक्चर्स अटेंड करे एंड उसके साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ये मैं बोल नहीं, मतलब कि ये कोई वो नहीं है कि आपको सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ना है। अगर आपको अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में, अपने कोचिंग में चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वहाँ पे पढ़ो। मतलब इन शॉर्ट ये है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी आप पढ़ोगे वहाँ पे आप नोट्स बनाते रहो साथ के साथ। ये मत करना कि मैं पहले पढ़ूंगा बाद में नोट्स बनाऊंगा। जैसे टीचर बोल रहा है सुनते जाओ, नोट करते जाओ, सुनते जाओ, नोट करते जाओ, चीज़ें समझते जाओ। मतलब साथ के साथ अपने नोट्स बना लिए। एंड जो बच्चा अपने ऑनलाइन क्लासेस, अपने ट्यूशन क्लासेस से उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो वो अपने घर में बात करे, वो चीज़ चाहे तो अपना कोचिंग वगैरह छोड़ सकता है एंड यूट्यूब से पढ़ सकता है। सारा मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का तो इन डिटेल में अवेलेबल है। पढ़ना है आपको जहाँ कोई भी सोर्स पढ़ो, मतलब अपना कोचिंग, ऑनलाइन, यूट्यूब, कुछ भी पढ़ो, नोट्स बना लिए साथ के साथ। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको एनसीईआरटी पे आना है। एनसीईआरटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एनसीईआरटी को आपको रीड करना है। एनसीईआरटी में सपोज मैंने बायट सैवर्ट लॉ पढ़ा, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में मैंने बायट सैवर्ट लॉ पढ़ा, एक वीडियो देखी एंड मैंने बायट सैवर्ट लॉ पढ़ा, मैंने उसके नोट्स बना लिए अपने आप। वीडियो लेक्चर खत्म हुआ, मैंने उस नोट्स को एक बार पलट के देख लिया कि ये चीज़ें बताई गई हैं लेक्चर में, किसी टीचर ने ये चीज़ें बताई हैं। फिर मैं गया अपनी एनसीईआरटी पे, मैंने अपनी एनसीईआरटी में बायट सैवर्ट लॉ खोला टॉपिक, एक बार रीड करा प्रॉपर्ली, दूसरी बार प्रॉपर्ली रीड करा। मतलब एटलीस्ट 2 रीडिंग मारनी है आपको, लगे हाथ। मतलब आपने चीज़ें, लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बनाए, नोट्स को एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लिया, उसके बाद आप एनसीईआरटी पे आ गए। सेम टॉपिक आपने एनसीईआरटी में खोला, एनसीईआरटी में आपने मिनिमम 2 रीडिंग मारनी है आपको। 2 रीडिंग मार लिया आपने, उसके बाद आप चाहे तो ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेने के बाद आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एंड जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स, वो चीज़ें आपको करनी है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज एंड जो एग्जाम्पल, वो करनी है। लेकिन वो तब करनी है जब आपने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। अब ये मत करना कि आपने बायट सैवर्ट लॉ पढ़ा है तो आप सिर्फ बायट सैवर्ट लॉ के क्वेश्चंस पहले कर रहे हो, फिर आपने कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा तो आप दूसरा टॉपिक कर रहे हो। ये चीज़ मत करना। लेक्चर अटेंड किया, उसके नोट्स बनाए, नोट्स एक बार गो थ्रू करे। एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी 2-3 बार रीड करी, मिनिमम 2 बार तो रीड करनी ही है। उसके बाद हमने जब चैप्टर फिनिश हो गया, हमारा एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी के सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपकी एक बुक आती है 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर की, जिसमें आपके पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर होंगे एंड उसमें चैप्टर वाइज बताया गया होगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये क्वेश्चन आया था, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये क्वेश्चन आया था। तो आपको अपने चैप्टर पे जाना है, आपने कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा, उसमें से आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड आपको इसको एक हफ्ते का टाइम ज़्यादा, मतलब कम नहीं है, मतलब हो जाएगा एक हफ्ते में। आपने 4 से 5 दिन पढ़ाई करी एंड उसके बाद आपने 2 से 3 दिन अपना रिवीजन को दिया। आप रिवीजन कैसे करना है, ये तो हो गया आपका मेन स्टडी, मतलब आपने पढ़ना कैसे है। यूट्यूब पे लेक्चर अटेंड करा, फिर उसके नोट्स बनाए, नोट्स रिवाइज किए। एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी मिनिमम 2 बार रीड मारी, चैप्टर खत्म हुआ, आपने एक्सरसाइज करी, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करे। उसके बाद आप पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, उस चैप्टर में से जिनमें क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर जाओ। ये तो हो गया आपके 4 से 5 दिन का रिविजन। तो मतलब कि इन शॉर्ट आपके पास ये चीज़ें पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपके पास पहले से हो, 10 ईयर्स आपके पास पहले से हो, ये चीज़ आपने 4-5 दिन में करी। अब रिवीजन कैसे करना है बचे हुए 2-3 दिन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट है रिवीजन नहीं करा, सिलेबस कंप्लीट है रिवीजन नहीं करा, एंड वही बच्चे लास्ट में आपका 75-85 के बीच में रह जाते हैं। तो देखो, जो आपके पास 2-3 दिन है, 2-3 दिन में सबसे पहले जो आपको एक बार रिवीजन करना है, रिवीजन कैसे करना है, लिख लिख के रिवीजन करना है। रिवीजन आपको लिखते हुए करना है। मतलब रिवीजन 2 टाइप के होते हैं, एक तो आप उसको बस कॉपी खोल के आप उसको बस रीड करे जा रहे हो माइंड में, एंड एक होता है आपको लिख लिख के रिवीजन करना है। तो आपको राइटिंग में करना है रिवीजन, लिख के रिवाइज करना है। बायट सैवर्ट लॉ है तो उसको भले ही मैं शॉर्ट में लिखूँ, गंदी हैंड राइटिंग में लिखूँ, बट रिवाइज करते टाइम मुझे लिखना है। ये मत भूल जाना कि आप बस रीड कर रहे हो। एक बार आपने राइट कर लिया, मतलब आपने लिख के रिवाइज कर लिया, दूसरी बार आपको रीड करना है।
रीड मतलब प्रॉपरली रीड, एंड रीड कहाँ से करना है, जो आपने नोट्स बनाए थे, नोट्स जो बनाए थे वहां से आपको ये चीजें रीड करनी है। एक बार लिख के रिवाइज कर लिया एंड एक बार रीड कर लिया आपने, ठीक। ये हो गया आपका एक वीक का प्लान, ये आपका एक वीक का टारगेट है, मतलब एक वीक में आपको कैसे पढ़ाई करनी है वो है। एंड मैंने टारगेट बता दिया है कि मतलब एक हफ्ते यहाँ से 4 to 10 एक हफ्ते आपको देने पर चैप्टर, रे ऑप्टिक्स को आप 10 to 11 डेज दोगे, फिर इधर आपके 3 चैप्टर हैं उनको आपको 15 डेज देने हैं, बाकी का बचा टाइम इन सारे चैप्टर्स को देना है, वो भी काफी ईजी है, आपको 11th क्लास में ओवरव्यू मिला हुआ है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने सिलेबस ओवरव्यू देख लिया, वीकली टाइम टेबल देख लिया। अब आते हैं डेली टाइम टेबल पे। डेली टाइम टेबल भी आपका इंपॉर्टेंट है। डेली टाइम टेबल क्या है, आपका 24 घंटे है, 24 घंटे में से अब ये नहीं हो सकता कि आप 6 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो, 4 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको मैथ्स भी पढ़नी है, आपके और भी सब्जेक्ट हैं। तो आप अपने टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 8 आवर 8 आवर एंड 8 आवर, आपके 24 आवर्स हुए। अब आप इसमें डिसाइड करो कि आप मॉर्निंग में पढ़ोगे, इवनिंग में पढ़ोगे या फिर नाइट में पढ़ोगे। कई बच्चे होते हैं जो रात में अच्छे से चीजें पढ़ पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, लेट नाइट तक पढ़ने वाले होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं। तो ये चीज आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। काफी लोग आपको बोलेंगे कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जब भी आप कंफर्टेबल हो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना चाहते हो तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो। अगर आप लेट नाइट तक पढ़ना चाहते हो, 12-1 बजे तक अपनी पढ़ाई ले जाना चाहते हो, तो आप 12-1 बजे तक उठ के पढ़ो। आपको उठना पड़ेगा। अब आपको ये टाइम नहीं है कि आपने अब अक्टूबर मिस कर दिया, फिर आपके फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे, दिवाली दशहरा आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। अगर आप दिवाली का एक दिन का गैप ले रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि दिवाली से पहले जो आपका टारगेट था वो आपने फिनिश किया, आपको कुछ बैकलॉग में नहीं चल रहा दिवाली से पहले। ये तो अलग बात हो गई, बट जैसा आपको 8 घंटे 8 घंटे एंड 8 घंटे इसमें डिवाइड करना है। अगर आपको मिनिमम टू मिनिमम आपको 3 to 4 आवर्स रोज के देने पड़ेंगे फिजिक्स को, मिनिमम 3 to 4 आवर्स रोज फिजिक्स को देने पड़ेंगे। नहीं तो आपकी बीच में एक दिन, आपके जैसे आपका फेस्टिवल आ रहा है, सपोज आपने दिवाली में 2 दिन का गैप ले लिया, ठीक। 2 दिन के गैप के बाद आपका तीसरे दिन मन नहीं हुआ, आपका वो गैप 3 दिन का हो गया। 3 दिन की गैप के बाद आप जब पढ़ने आओगे तब आपको लगेगा कि नहीं ये चीज मिस हो रही है, यहाँ पे कुछ मेरे को कमी लग रही है, तो आप दोबारा पढ़ने जाओगे। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा आपकी पिछली चीजों पे। तो आपको रेगुलर रहना है, आपको रेगुलर 3 से 4 घंटे निकालने ही निकालने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, दोस्तों से बात करनी हो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, सब बाद में, आपको पहले 3 से 4 घंटे निकालने हैं, पढ़ाई करनी है। टाइम आप चूज करो अपने अकॉर्डिंग कि आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है या फिर लेट नाइट तक पढ़ना है। आपके लिए अगर आप लेट नाइट तक पढ़ सकते हो तो आपके लिए 10 to 1 या फिर 10 to 3, आपके पास 10 to 1 ज्यादा शोर नहीं होता, रात में ज्यादा शांति रहती है एंड एकदम पीसफुली आप पढ़ पाओगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करना है कि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ोगे, इवनिंग में पढ़ोगे, नाइट में पढ़ोगे। 3 to 4 आवर आपको देने ही है। एंड कैसे पढ़ना है वो हमने बता दिया कि पहले यूट्यूब से, मतलब लेक्चर अटेंड करो, कहीं भी अपने ऑनलाइन हो गए या फिर यूट्यूब पे अटेंड कर रहे हो, कोचिंग क्लासेस हो गई, उसके बाद नोट्स बनाने हैं, फिर आपको एनसीईआरटी वगैरह वो सब अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद अब आपकी बुक्स कौन कौन सी हैं, बुक्स भी शायद आपको पता ही होगी। बुक्स काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि हम बुक्स कौन कौन सी फॉलो करें। बुक्स में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उन्होंने एसएल अरोड़ा बाय कर ली। एसएल अरोड़ा वो 2 पार्ट्स हैं, उनको देख के ही लगता है कि इतना सारा सिलेबस है, खत्म कैसे होगा, आधा बच्चा टेंशन में रह जाता है। उसके बाद आपका एनसीईआरटी का यून बोलते हैं, फिर आपकी प्रदीप आती है मार्केट में। ये बुक्स आपकी बेकार नहीं है, आपकी एसएल अरोड़ा बहुत अच्छी बुक है, प्रदीप आपकी बहुत अच्छी बुक है, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एसएल अरोड़ा कंप्लीट करो या फिर प्रदीप की जो बुक है वो कंप्लीट करो। आपको एनसीईआरटी पकड़नी है, एनसीईआरटी आपको रीड करनी है, प्लस आपको एक्सरसाइज एंड आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चंस जो हैं आपके वो करने हैं। आपने एनसीईआरटी से अगर इतना कर लिया एंड इसके अलावा जो आपके 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अब ये चाहे तो आप बुक परचेज कर सकते हो या फिर आप गूगल पे जाके सिंपली पेपर डाउनलोड कर सकते हो। बट उसमें क्या है कि आपको अलग अलग देखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर, कौन सा क्वेश्चन, कौन सी बुक से है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होगी, टाइम वेस्ट भी हो सकता है। सो आपको एनसीईआरटी तो एक मस्ट है एंड 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ये मस्ट है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। आपकी एक अरिहंत की बुक आती है एंड और भी पब्लिकेशन की बुक है। जितनी भी बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी फिजिक्स की दोनों पार्ट्स, आपको ये 10 ईयर्स आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वो परचेज कर सकते हो।
सो इन शॉर्ट आपके बुक क्या हो गया, एनसीईआरटी रीड करनी है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। 10 ईयर्स की जो चैप्टर वाइज होती है आपकी, चैप्टर वाइज बुक आती है, उसको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने सिलेबस का ओवरव्यू ले लिया कि सिलेबस में आपका कितना वेटेज है, कौन से कॉन्सेप्ट का, मतलब कौन से टॉपिक का, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। हमने ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर का यूज करके आपको समझाने की कोशिश करी। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 10 तक जाना है आपको पढ़ते हुए लगातार 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ये कंप्लीट करना है। फिर आपको 11 12 13 14 15 ये चीज़ आपको कवर करनी है। मिनिमम 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में ये चीज़ आपकी, देखो क्या हो रहा है कि 3 महीने में हम अगर हर वीक एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो आपका 4 दिन पढ़ाई हो रही है, 3 दिन रिवीजन हो रहा है। 4 दिन पढ़ाई हो रही है, 3 दिन रिवीजन हो रहा है। ये चीज़ें आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। मान लीजिए कि किसी चैप्टर में 5 दिन लग गए हैं, 2 दिन रिवीजन हुआ। किसी चैप्टर में 3 दिन में चैप्टर खत्म हो गया तो 4 दिन रिवीजन हो गया। तो ऑन एन एवरेज 4 दिन पढ़ाई, 3 दिन रिवीजन। जैसे ईएमआई का चैप्टर है आपका 2 दिन खत्म करने में लगेगा एंड 1 दिन रिवीजन में लगेगा, काफी छोटा चैप्टर है। तो यहाँ से हम टाइम उठा के अपना रे ऑप्टिक्स में डाल रहे हैं। तो ये टाइम आप मैनेज कर सकते हो कि कोई छोटा चैप्टर है तो उसका टाइम उठा के आपने अगले चैप्टर के लिए अलॉट कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। अब देखो ये तो 3 महीने का टारगेट हुआ। ये आपका अक्टूबर से लेके मीन्स आप अगर हम देखें 6 अक्टूबर को हम लेके चल रहे हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो 6 अक्टूबर से लेके 6 जनवरी तक की ये बात हो गई। 6 जैन हो गई। अब 6 जैन तक आपने क्या क्या चीजें कर लिया, आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है अपना बोर्ड्स के लिए, एक बार आपने रिवीजन कर लिया है साथ के साथ, जैसे कि 4 दिन पढ़ाई 3 दिन रिवीजन, ये चीजें आपने कर ली। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद आपको अब जाना है री रिविजन पे, मतलब दूसरा रिवीजन, री रिविजन करना है। आपने सिलेबस कंप्लीट करा, साथ के साथ एक रिवीजन लेते चले गए लगातार। उसके बाद आपको दोबारा आना है, जो आपने नोट्स बनाए थे फिर से रिवीजन करना है। रिवीजन उसी टाइप से जिस टाइप से बताया आपको कि आपको पहले चीजें लिख के देखनी है, फिर आपको रीड करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करना है। मान लिया कि आपके 20 to 25 डेज रिवीजन में चले गए, 20-25 डेज आपने पूरा सिलेबस रिवाइज करने में निकाल दिया। उसके बाद आपको कम से कम 5 से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। 5 से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं, आपके 5 से 10 सैंपल पेपर। प्रीवियस ईयर तो हम साथ के साथ लगाते जाएंगे। आपके 5 से 10 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने हैं। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट अगर आप साथ में लगाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ऑफकोर्स, कि आपको साथ के साथ पता चल जाएगा कि आपका ये जो टॉपिक है इसमें से किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मेरे को इतना पढ़ना चाहिए था या नहीं पढ़ना चाहिए था, वो चीज़ आपको साथ के साथ पता चलती जाएगी। सो इन शॉर्ट आज का वीडियो इतना ही था कि मतलब हमने पहले स्ट्रेटेजी कवर करी सिलेबस की, कि सिलेबस कैसे कवर करना है, वीकली टारगेट आपका कितना होना चाहिए। सिलेबस में भी हमने देखा कि कौन से चैप्टर को कितने दिन देने हैं, कितना वेटेज है, उसका इंपॉर्टेंस कितनी है। वीकली टारगेट की बात करी, फिर हमने डेली टारगेट की बात करी कि डेली आपको कैसे पढ़ना है। 8-8-8 3 स्लॉट आपके, इवनिंग मॉर्निंग एंड नाइट, एंड अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है आप कब पढ़ पाते हो। आपको मिनिमम 3 to 4 आवर्स देने हैं फिजिक्स को, मिनिमम 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स आपके एवरेज है, आप चैप्टर के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ईएम वेव्स पढ़ रहे हो तो आपका हो सकता है कि 3 घंटे में काम हो जाए, बट रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको 4 की जगह 5 घंटे पढ़ना पड़े। तो वो एक एवरेज 3 to 4 आवर्स हमने लिया था। उसके बाद हमने देखा आपको पढ़ना कैसे, यूट्यूब से पढ़ो, अपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो या फिर कोचिंग जाके पढ़ो, जहां भी पढ़ रहे हो नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी 2 बार रीड करो कम से कम। उसके बाद फिर आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करो, फिर प्रीवियस ईयर के जो 10 साल की बुक आती है चैप्टर वाइज उसको सॉल्व करो। उसके बाद रिवीजन कैसे करना है, एक बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको एक बार रीड करनी है। उसके बाद आपका बुक्स आपको कौन कौन सी, बहुत सारी बुक्स हैं, एस एल अरोड़ा है, प्रदीप है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी आपको रीड एंड एक्सरसाइज एंड जो एग्जाम्पल है वो 10 ईयर्स चैप्टर वाइज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनके लिंक्स अगर पॉसिबल होंगे तो मैं नीचे आपको अवेलेबल कर दूंगा। वहां से आप ये बुक्स अगर आपको परचेज करने तो आप बाय कर सकते हो। उसके अलावा आपके 6 अक्टूबर से 6 जैन तक पूरा सिलेबस विद 1 रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो 20-25 दिन आपके जैन में बचेंगे, 20-25 दिन मतलब 25 दिन मान तो आपका 31 डेज का जनवरी होगा। तो हाँ मतलब 20-25 दिन में आपका दूसरा रिवीजन हो गया। उसके बाद आपको 1 फेब से लेके आप 15 फेब या फिर 20 फेब तक अपना जो प्रीवियस ईयर के जो मतलब सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व कर सकते हो। सैम्पल पेपर क्यों, 20 दिन में आपने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया तो आपका 20 फेब आ गया। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश का एग्जाम, फिर आपका अगर आपने फिजिकल ले रखे तो फिजिकल का एग्जाम, वो सब एग्जाम्स होंगे। तो उस टाइम तक आपके बोर्ड्स लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप 1-2 रिवीजन और मारोगे जल्दी जल्दी, तो आपका 4 to 5 मार्च तक जो आपका एग्जाम है फिजिक्स का, एंड आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आपके 90-95 आप टच कर सकते हो। एंड अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी, एक एक चीज़ फॉलो करी,
तो आप हो सकता है कि 96 97 भी ले आओ। मतलब ये कोई वो नहीं है कि आप ले ही आओगे, बट यस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये स्टेप्स सारे फॉलो करते हो, जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो ऑफ कोर्स आप 95 प्लस भी ला सकते हो। सो इन शॉर्ट आज का यही वीडियो था। अगर पॉसिबल हुआ तो आगे हम और सब्जेक्ट्स के ऊपर ऐसी वीडियोस लेके आएंगे, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के ऊपर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको चीज़ें समझ में आए, चीज़ें अच्छी लगी तो इन वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में शेयर करो। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कर दो। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली है। प्लस हमारा जो मैथ्स का सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। कल से मतलब 5 अक्टूबर मतलब मंडे से हमारा कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं एंड हमारे नवंबर एंड तक कैलकुलस खत्म हो जाएगी एंड दिसंबर एंड तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो उसमें हम साथ के साथ चीज़ें पढ़ा भी रहे हैं। इन सब चीज़ों के साथ हम चीज़ें कवर करते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह सब सॉल्व हो रहे हैं, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं नीचे अवेलेबल आपको कर दूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।